सना यूसुफ, उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह थी कि उसने ना कर दी उमर काका को। रिसेंटली हम देखते हैं फैसलाबाद के अंदर इसी तरह का एक वाकया होता है। 2 लड़कियों को दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है। एक लड़का है ओबाश आवारा, रात के 1 बजे बाइक के ऊपर वो लड़का और उसके साथ उसका एक और दोस्त, दोनों आते हैं, मुंह को कवर किया हुआ है, दोनों ने पिस्टल लगाए हुए। मरियम ने कहा ना करो ऐसे करके यहाँ पे फायर लगाए। ये दोनों उंगलियां उतर गई हैं। इस तकलीफ की आलम में गोली खाकर भी कहती रही है क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। 3 फायर उसके पेट में मारे हैं। जो सुराख है पेट में वो मुझे बार बार शर्ट पीछे करके दिखा रही है, देखे सुराख है मेरे पेट में, ये ठीक नहीं हो रहे, मैंने उठना है। मैं तो इस तरह लेटती नहीं थी, मैं तो पढ़ती थी। मैंने कहा बताओ खाना क्या करती, मैंने बोतल पीनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक माँ है, धारे मार के रोड गया है। सियालकोट का वाकया है। एक बेटा एक बेटी ईंटें मार के सर पर कब्रिस्तान में फेंक दिया। दोनों मर गए हैं। कातिल कौन है, कत्ल की वजह क्या है? डेरेदार का बेटा आया पीछे से मुलाजमा के पास और गंदगी ये घोल रहे थे कि बच्चे बाहर से खेलते खेलते सीधा अंदर आ गए। बच्चों ने अपनी माँ को देख लिया कि ये किस हालत में है। मुल्तान के अंदर एक माँ और उसके 3 बच्चे, उनका गला काट दिया गया। सबसे छोटी बच्ची जो इन कत्लों में ज़िबा हुई, उसकी उम्र कितनी है? 6 माह। डॉक्टर्स ने कहा ऐसा लगता है कि इस बच्ची को जंगल का कोई भेड़िया नोच रहा था। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, उन पे एक संगीन इल्जाम लगा है। कोई भी लड़की उठ के किसी भी बंदे को ये कह दे, हो सकता है किसी ने कोई साजिश कर दी हो सकता है कोई हनी ट्रैप कर दिया हो। आज का पॉडकास्ट आपको रुला तो देगा, लेकिन आपको इस माशरे की असल हकीकत भी बता देगा कि कैसे अगर कोई ना कह दे तो उसको गोलियां मार दी जाती हैं। कैसे एक औरत अपनी हवस के पीछे डायन बन जाती है। कैसे एक दरिंदा 2 साला बच्ची को नोच खाता है। और कैसे एक फिरौन अपनी सगी बेटी और उसके 3 बच्चों का गला काट देता है। ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तमीना, आज से 2 महीने पहले हमने सना यूसुफ का केस रिपोर्ट किया। सना यूसुफ इस्लामाबाद की एक इन्फ्लुएंसर जिसको उमर काका ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया, और कत्ल की वजह थी कि सना यूसुफ ने ना कैसे कर दी। आज हम देखते हैं फैसलाबाद की 2 लड़कियां, रात के अंधेरे में उनको गोलियां मार दी गई और वजह सिर्फ ये कि ना क्यों कर दी। ये पूरा मामला स्टार्ट कैसे होता है? फैसलाबाद की 2 ऐसी कॉलोनीज जो बिल्कुल ऐसे लोगों की हैं जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा निचला तबका है या थोड़ा गरीब तबका है। एक फैमिली ऐसी है जिसमें मियाँ बीवी हैं और 7 बहन भाई हैं। इस फैमिली में जो फादर हैं वो बीमार रहते हैं और काम नहीं कर पाते। बड़े 3 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं और बाकी बच्चे अनमैरिड हैं। घर में खाना बमुश्किल 3 टाइम पकता है। मेजॉरिटी जो बेसिस पर हम देखें तो 2 टाइम खाना पकता है, पैसे नहीं होते। घर अपना है, कच्चा पक्का है लेकिन अपना है। इन बच्चों में ये जो 7 बच्चे हैं, वालिदैन हैं इनके, 7 बहन भाई हैं, इनमें एक लड़की ऐसी है जिसका नाम है मरियम। बड़ी होनहार, प्यारी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और अच्छी बच्ची है। कुदरती तौर पे अल्लाह ने ये सलाहियत उनको दी। मरियम फैसला ये करती है कि मेरे फादर बड़े बीमार रहते हैं तो मैं जॉब करती हूँ। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मुख्तलिफ जगहों पर, जाहिर है मैट्रिक के बाद क्या जॉब मिलनी थी, मुख्तलिफ जगहों पर कोशिश की और फिर फैसलाबाद के एक बेहतरीन नहर के किनारे वाले निजी होटल, नाम नहीं लेते हम, वैसे मैं तो वहाँ विजिट करके आई हूँ, प्रोग्राम को मैंने किया और तमाम डिटेल्स देखी हैं। वहाँ पर इस बच्ची को जॉब मिल जाती है और जॉब में इसकी जो तनख्वाह है बकौल बच्ची के, मरियम के 18 से 19 हज़ार है। टिप मिल गई, आना जाना अलग मिल गया या कोई कभी पैसे पकड़ा दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बेसिक इनकी सैलरी है वो 18 से 19 हज़ार है। मरियम ने ये बताया। जॉब है क्या? जॉब इसकी ये है कि ये होटल में एज अ वेट्रेस काम करेगी, रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में वाहिद वो फैसलाबाद का रेस्टोरेंट है जहाँ पर फीमेल वेट्रेसेस हैं। अब तो लाहौर में भी बेशुमार हैं और जिद्दत के साथ साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उसी रेस्टोरेंट में एक और लड़की है जो इत्तफाकन मरियम की सहेली भी है, 18 साल उसकी उम्र है और वो भी हैंड टू माउथ घराने से ताल्लुक़ है उसका, और वो भी यहीं पर एज अ वेट्रेस काम करती है। अब दोनों चूंकि एक मोहल्ले से हैं, थोड़ा सा फासला है घरों का, लेकिन है एक जगह से। वो भी घराना कमज़ोर है, ये भी घराना कमज़ोर है, दोनों दोस्तें भी पक्की हैं। जब वेट्रेस लग गई तो इनकी शिफ्टें भी इकट्ठी लगने लगीं और ये दोस्ती पक्की हो गई। सबको पता लग गया कि इकट्ठे जाती हैं, इकट्ठे आती हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, घर में खाना पकने लग गया।
काफ़ी अर्सा हो गया जॉब को सिलसिला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी किस्म की। बाप मरियम का बीमार है चूंकि, तो घर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मरियम को छोड़ के आए या लेकर आए। मरियम के ऊपर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि ये जब भी कहीं फंसती है, प्रॉब्लम होता है, तो इसका मसला हल हो जाता है। कि मैं नहीं कह रही, पूरा मोहल्ला चीख चीख के कह रहा है। मरियम को रात को 1 बजे छुट्टी होती है। इन दोनों बच्चियों की शिफ्ट इवनिंग की लगी हुई है, यानी 4 बजे के स्टार्ट करती हैं बच्चियां काम, और रात 12:30 तक इनको ऑफ हो जाता है और 1 बजे तक ये घर जाते हैं। होटल का ही कोई एक लड़का है जो इसके वालिदैन की इजाज़त के साथ अपनी बाइक पर इन दोनों बच्चियों को बिठा के रात को छुट्टी के टाइम छोड़ जाता है। कुदरती तौर पर ये भी बात है, इसमें कोई दोस्ती, कोई ज़ाती मुफाद, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वालिदैन ने इजाज़त दी है और मालकान ने इजाज़त दी है ताकि इनका किराया बच जाए। एक लड़का है ओबाश, आवारा, फजूल हरकतें करने वाला, इसी मोहल्ले का जहाँ रहती है मरियम, उसी गली का। वो मरियम को कहता है, आते जाते देखता है और उसके पीछे लग जाता है। जब निकलती है उसको खड़े होकर देखने लग जाता है। जब निकलती है, बच्ची डरती रही, शर्माती रही और उसने ये बात किसी को नहीं बताई, इवन देन अपनी माँ को भी नहीं बताई। अब चूंकि दोस्त तो साथ जाती थी डेली, उसको पता लगी कि ये लड़का जो है ये मरियम के रास्ते में खड़ा होता है और तंग करता है। मरियम से इशारों इशारों में ये कहता था कि मुझसे दोस्ती कर लो। अब मरियम तो एक अच्छी बच्ची थी और उसकी तरबियत भी अच्छी हुई थी। मरियम कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी। ये सिलसिला 4 माह चला। 4 माह के बाद, 5 माह के बाद नंबर किसी तरह से मरियम का लिया, फिर उसको फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, वाहियात गुफ्तगू और फजूल हरकतें। जिस नंबर से मैसेज आता था ब्लॉक कर देती थी, जिस नंबर से मैसेज आता था ब्लॉक कर देती थी। फिर उस लड़के ने क्या किया, उसने जो उसके साथ वाली लड़की थी, सहेली थी, उसका नंबर पहले हासिल किया, फिर उसको मैसेजेस किए कि मरियम कब आ रही है, कब जा रही है, आज किस कलर के कपड़े पहने, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मरियम को थ्रेट करता था। आज तुमने ये पहना है, मैंने ये किया हुआ है, तुम्हारे पीछे बंदे लगाए हुए, यानी उसको फुली मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर रखा था। बच्ची डर जाती थी इससे, इतनी खौफजदा थी। एक दिन रात के 1 बजे छुट्टी हुई मरियम को और उस लड़की को, दोनों इकट्ठी उसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी, मरियम एंड पर, वो लड़की सेकंड पर, और फिर एक लड़का जो बाइक चला रहा है, छोड़ने के लिए आ रहा है। घर से 6 से 7 मिनट के फासले पर मेन रोड के ऊपर, बाइक के ऊपर वो लड़का और उसके साथ उसका एक और दोस्त, दोनों आते हैं, मुंह को कवर किया हुआ है, दोनों ने पिस्टल लगाए हुए हैं और बाइक के ऊपर आए। अब ये जो लड़का मरियम को तंग करता है, ये पीछे बैठा हुआ है। जैसे ही इसने देखा कि मरियम बाइक पर बैठ गई और निकल आए हैं, होटल की जो हदूद है उससे काफ़ी आगे आ गए, अपनी बाइक को स्पीडी किया और उस बाइक के आगे लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल जैसे इंग्लिश फिल्मों में हम देखा करते थे सीन कभी। जब इसने ये हरकत की, मरियम समझ गई कि ये अब मुझे कुछ करेगा, मतलब जो सामने आके खड़ा हो गया और इसने बाइक रोक दी है। फौरन से मरियम को यूं खड़े होकर देखना लग गया, गौर गौर से। बच्ची डर रही है, झिझक रही है। उस लड़के के ठीक ठाक किस्म के पिस्टल के बट मारे, वो यूं चकराने लगा और चकरा कर वहां से गिरता पड़ता भाग गया, खौफ खा के। बाइक भी उधर है, 2 लड़कियां भी उधर है, रात के 1 बजे का टाइम है। अब ये क्या करता है, ये फौरन से पिस्टल निकालता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें मैं बताता हूं कि मुझे इनकार किया तो किया कैसे। सबसे पहले उस लड़की को गोलियां मारता है जो इन्फॉर्मर थी। ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मरतबा उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी मरियम की। मसला ये था कि उधर उसको सेट कर रहा था, इधर मरियम को सेट कर रहा था। दोनों ने आपस में डिस्कस कर लिया था और पता लग गया था कि लड़का ठीक नहीं है। अब वो लड़की वहां से भाग गई। कुदरती तौर पर उसको कोई गोली नहीं लगी, बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे बची मरियम। अब मरियम पर तो ये लड़का जो है एक अरसे का पीछे पड़ा हुआ था। मरियम ने कहा ना करो ना करो, ऐसे करके। मैं कहती हूँ इतनी दिलेर बच्ची है कि मैं जब बैठती हूँ मेरी आंखों के आगे ये बच्ची आ जाती। मेरी मुलाकात हुई, बड़ी तफसील से मैं बैठी रही हूँ इसके पास। जब इसने ऐसे किया है ना तो उसको तरस नहीं आया। उसने क्या किया, फायर कर दिया। यहां पे फायर लगाए, ये दोनों उंगलियां उतर गई हैं। अब जनाब इसके बावजूद मरियम इस तकलीफ की आलम में गोली खाकर भी कहती रही है क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। आप यकीन कीजिए 3 फायर उसके पेट में मारे हैं। अल्लाह ने उसको फिर बचा लिया, वो बची हुई है। और फिर मरियम वहां गिर जाती है, ये वापस बाइक पे बैठता है फरार। घर वालों को पता लगा, शोर शराबा हुआ, आवाम इकट्ठी हुई, हॉस्पिटल ले गए फटाफट से। और हॉस्पिटल ले जाकर पता चला कि हाथ जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ गया है। और 3 फायर जो पेट में मारे हैं वो भी बहुत गलत जगहों पे लगे हैं। हो सकता है उसका स्टूल पास करने का सिस्टम पूरे का पूरा पेट के अंदर से डैमेज हो चुका है, डॉक्टर्स कहते हैं। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, अपने पास रखा, सारा
मामलात के बाद डिस्चार्ज कर दिया। अब वो बच्ची घर आ गई है। ये दोनों लड़के मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। ये पता चल गया था, वो जो इसकी सहेली थी उसने बता दिया था कि कौन मुल्जिम है? बिल्कुल। पुलिस ने, जब पुलिस को इत्तला मिली, 15 की कॉल हुई, सबसे पहले पुलिस ने इन बच्चियों को हॉस्पिटल ज़ाहिर भिजवाना था। फिर उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पॉइंट पर खड़े होकर देखा कि कहीं कैमरा लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा लगा भी था और चल भी रहा था। सीसीटीवी फुटेज ली और फुटेज के मुताबिक जब उसको मैच किया गया और मरियम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, बातचीत करती है। मरियम से पूछा तो मरियम ने सारी बात भी बता दी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बावजूद इस टाइम मरियम की बात जरा सुन लें। मैं मरियम के पास गई, मैंने कहा बेटा क्या हाल है आपका, आप ठीक हो? रोना शुरू कर दिया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। अब घर के हालात को जब मैंने देखा तो मुझे आइडिया हो गया कि घर के क्या हालात हैं, कमज़ोर हालात हैं। मैंने कहा इसकी वालिदा किधर है? वालिदा से मैं मिली। आप यकीन करते हैं 5.5 या पौने 6 फुट की औरत, अच्छी खासी जिसामत की, जिसे हम ये कहेंगे कि ठीक ठाक खातून खड़ी है, रूपदार, बिलक बिलक के रोने लगी। मैंने कहा मोहतरमा रोती क्यों है, क्या वजह है? उसने कहा मरियम नवाज ने एक्शन लिया है, पुलिस ने काम किया है, कातिल पकड़ लिए हैं, मेरी बच्ची के मुल्जिमान पकड़ लिए हैं, रोटी कहाँ से खाऊं, वो कौन देगा? मैंने, ज़ाहिर है इंसान वक्ती तौर पे एकदम से मैं शौक हो गई, कैसी बात की इन्होंने। मैंने कहा कि वालिद के बारे में बताई ना। कहती वालिद बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बीमार है, 1.5 मरले का घर है, 7 बच्चे हैं, बाप की दवाइयाँ आनी होती हैं, पैसे नहीं होते। अब मरियम बिस्तर पे पड़ गई है, पैसे नहीं है। इससे ज़्यादा आगे तकलीफ दे बात आपको मैं बताऊं, मैंने फिर उनको पास बिठाया, हौसला दिया, काफ़ी देर मैंने कैमरा बंद करवा के गपशप मारी उनके साथ। मैंने कहा मुझे चलिए अब कैमरा बंद हो गया, अब मैं भी इंसान, आप भी इंसान, आप भी औरत, मैं भी औरत, मुझे खुल के बताएं क्या मामलात क्या हैं घर के। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, इस बच्ची को, मरियम को स्टूल बैग लगता है, राइट? इतने बड़े बड़े सुराख हैं पेट में जो मैं आंखों से देख के आई हूँ। स्टूल बैग आता है 4,000 रुपए का। एक बैग लिया था, वो फिल हो गया, उसको वेस्ट करते हैं। दूसरा बैग लगाया, वो फिल हो गया है, अब उसको वेस्ट करना है तो तीसरा लगना है। 4,000 नहीं है कि हम स्टूल बैग खरीद के लगा सकें। स्मेल आ रही है शदीद, बुरे हालात हैं। दूसरी जानिब जख्म जो है वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी इतने बड़े हादसे के बाद। इसलिए नहीं मिली कि पैसे नहीं थे दवाई खरीदने के। मरियम से मैंने कहा कि बेटा मेरा हाथ ज़रा ज़ोर से पकड़ो, कांप रही बच्ची, बात नहीं कर पा रही। फिर उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा। मैंने कहा अब मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। ये समझो कि मेरी ताकत आपकी ताकत एक हो गई है, अब आप बात करें कॉन्फिडेंटली। हौसला दिया बच्ची को। कहती है मेरी मामा और ये घर वाले बैठ के मेरे सामने ये बातें करती हैं कि मरियम फारग हो गई है, मरियम ने हुन कभी खड़े नहीं होना। एक फायर मेरे घुटने को टच करके आंटी गुजरा है, उसकी मासूमियत देखें, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चल लूँगी। ये पेट तो ठीक करते हैं मेरा। जो सुराख है पेट में वो मुझे बार बार शर्ट पीछे करके दिखा रही है, देखे सुराख है मेरे पेट में, ये ठीक नहीं हो रहे, मैंने उठना है। मैं तो इस तरह लेटती नहीं थी, मैं तो पढ़ती थी। बच्ची को मैंने प्यार किया, मैंने हौसला दिया। मैंने कहा बताओ खाना क्या? कहती मैंने बोतल पीनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये उस घर के हालात थे। जब उसके वालिद साहब आए, कमरे में शुगर थी और काफ़ी ज़ईफ़ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कब से घर का ये सिस्टम है? कहता घर में रोटी 3 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम भी नहीं पकती थी तो मरियम घर के दरवाजे से बाहर निकली थी कि मैं जॉब करती हूँ और फिर मेरे अब्बू भी ठीक हो जाएंगे, घर के हालात। अब मरियम इन्होंने बिस्तर पे डाल दिया, हमारे घर का दाल दलिया कौन चलाएगा? एक्शन तो ले लिया, बंदे तो पकड़ लिए, पर सी जिंदा कितना रहिए, सानू जहर लिया दियो, सी सारे खा के मार जाइए। और फिर उससे अगली बात आप ये सुने कि मरियम ये कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे हुकूमत सपोर्ट करे, मैं लेटे लेटे भी पढ़ लूंगी। वो बच्ची, मैंने अब कभी बच्ची ऐसी नहीं मिली मुझे, मैंने कभी ऐसी बच्ची नहीं देखी जिसका पेट खुला है ना एक हिसाब का, खुले हुए पेट के साथ कह रही मैंने पढ़ना, कुछ बनना है, आप मेरी मदद कर दें। आप आई हैं लाहौर से, आप मेरी मदद कर दें, मरियम नवाज मेरी मदद कर दें। ये सारे का सारा सिस्टम था। मैंने कहा बेटा जब आप जाते थे एज अ वेट्रेस वहाँ पर तो कैसा काम था, क्या कहते थे रेस्टोरेंट वाले, आपके GM, आपके मैनेजर कैसी हो? तो वो कहते थे कि ये 5 ग्रेड बच्ची है, एक्टिव है, कभी कोई कंप्लेन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, काम से काम रखना है। यूनिफॉर्म बड़ा नीट क्लीन होता था। मैंने कहा अपना यूनिफॉर्म तो दिखाओ। कहती 1 मिनट मैं भी उठ के लाती हूँ।
पर भूल गई थी कि मैं उठ नहीं सकती। मुझे इस बात पे बहुत रोना आया, एकदम से एक्टिवनेस से उठी, लेकिन उठना उसने कहाँ से था, पेट तो बेचारी का सारा डैमेज हुआ है। कहती ओहो मैं तो भूल गई कि मेरे पेट में सुराख हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, इस पॉडकास्ट के ज़रिए से अली ये मैसेज देती हूँ मरियम नवाज़ साहिबा को, इस रियासत को रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि आपने एक्शन तो लिया और पुलिस ने वाकई काम किया और बड़े खुश थे वो पुलिस से। डी टाइप पुलिस स्टेशन है फैसलाबाद का जहाँ का ये वकूआ है, और फैसल साहब हैं वहाँ पर SHO, IP हैं इंस्पेक्टर, उनसे बहुत मुतमईन है ये फैमिली। एक ही सवाल और एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे घर का खर्चा उठा लें और हमें इतनी की इमदाद कर दें कि हम पढ़ लिख जाएं। ये मरियम का कहना है। तो मैंने मरियम की आवाज़ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से आला हुकाम तक पहुंचाई है और अपने प्रोग्राम में भी मैंने कोशिश की है कि तमाम लोगों को इस बारे में पता चल सके ताकि इनको इंसाफ मिले। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हम दूसरी लड़की की बात करते हैं जिसको फायर नहीं लगा था, बाद में ये चीज़ डिक्लेयर हुई कि फायर उसको लगा था, वो तो दुनिया से भी चले गई। उस टाइम ये अफवाह फैलाई गई थी कि उसको तो फायर ही नहीं लगा जी, वो तो चले गई है, भाग गई है यहाँ से मौके से। CCTV फुटेज, मामलात, हालात व वाक़यात, तमाम चीज़ों को डिटेल से जब चेक किया गया तो फिर मालूम हुआ कि वो बच्ची जिसका लेना देना था ही नहीं इस केस में, वो इस दुनिया से ही चले गई है। और वो बच्ची है जिसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था और शादी के 20 से 21 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, ये बच्ची थी। फिर इस बच्ची ने कमाना शुरू कर दिया बाप की इमदाद के लिए, घर के लिए। अब वो बाप थाने में खड़े होके, यकीन करें पाँव के बल बैठ के, कभी आसमान की तरफ देख के बातें करता है, कभी दीवार की तरफ, यानी हवास बाख्ता हुआ है। उसका ये कहना है कि साडा कसूर की सी दसो, ना साडे कोल खाण नू ना साडे कोल रहण नू। जिहड़ी एक बच्ची सी अडॉप्ट की थी, ये उसकी मैं लैंग्वेज आपको बता रही हूँ, जिहड़ी एक बच्ची अडॉप्ट की थी सी, वो भी लै लईए, वो भी मार छड़िए, दसो कित्थे जावां बाजी। ये हालात हैं इस माशरे के। जहाँ पर वो जॉब करती थी वहाँ पर मालिकान होंगे, वो रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा सा चलता होगा, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली, ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली को सपोर्ट? यही सवाल मेरा था उस टाइम मौके पर कि ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, आपके पास कम है, नहीं है खाने को, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मैं और अली, आप या मरियम नवाज या इस मुल्क का झोंपड़ी वाला अल्लाह से एग्रीमेंट करके नहीं आया कि इसने प्राडो में जाना है, तमीना ने ऑल्टो में जाना है, अली ने लैंड क्रूज़र में जाना है। किसी के पास कोई इस चीज़ का एग्रीमेंट नहीं है। अल्लाह की अता है, अल्लाह सबको अता फरमाए। हम तो यही कह सकते हैं ना, हमारा जोर तो नहीं चलता इस बात पे। अब वो गरीब हैं, रोटी नहीं खाते, तो डजंट मीन कि हम उसको इंसल्ट की निगाह से देखेंगे, हम कहें जी गरीब लोग हैं तो ऐसे, कोई इंसल्ट नहीं है। वजह यह है कि सूरत हाल के मुताबिक मैंने कहा कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है। भाई नहीं जी रेस्टोरेंट नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है। इस पर मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई वहाँ पे। खैर मैं वहाँ पर गई, अल्लाह ने मदद की, और मैंने कहा मुझे मालिक से मिलना है, मुझे किसी मैनेजर से नहीं मिलना। मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही ख़राब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डंडी मारी जा रही होती है, जितना का हमारा एक्सपीरियंस है। अंदर मालिक बैठे थे लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। और ये रेस्टोरेंट कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं था, एक नहर के किनारे पर है। अब फैसलाबाद वाले सारे जानते होंगे कि नहर के किनारे पर VIP रेस्टोरेंट कौन सा है। नाम लेना मुनासिब नहीं है कि किसी का बिजनेस डिस्टर्ब होगा। मुझे बताया गया कि वो कमरा है शीशे का, वहाँ बैठे हैं ऑनर इसके, लेकिन आप जा नहीं सकती। वो कहते हैं कि ठीक है, हमने जो TV वालों को इंटरव्यू देना था वो दे दिया। मैंने कहा भाड़ में गया इंटरव्यू, मुझे मिलना है उनसे, मैं मिल सकती हूँ, बेटी हूँ मैं उनकी, मैं कस्टमर हूँ, चले जी मैं खाना खाने आई हूँ, मुझे कंप्लेन करनी है, मालिक से मिलवाएं। खैर अल्लाह ने वहाँ मदद की और मैं सीधी अंदर चले गई, ऑनर से मिली। इतनी उनकी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिखने में एक नूरानी शख्सियत, एक खूबसूरत अंकल थे, जिसे हम ये कहेंगे कि यार सूफियाना सी इसकी पर्सनैलिटी। कोई 70-75 साल उम्र होगी। मैंने कहा बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम, तू कितों आई? मैंने कहा मैं लाहौरों आई। कहते तुम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो। मैंने कहा देखें फिर आज आपसे बात करने आई हूँ, बैठ जाऊँ? मैंने कहा मुझे इजाज़त है। कहते बैठो। मैं बैठ गई। मैंने कहा आपको ये नॉलेज में है, आपके मैनेजर ने आपको बताया कि आपके रेस्टोरेंट पे काम करने वाली 2 बच्चियां कहाँ हैं, किस हाल में? कहते हाँ पता लगा है कि एक की डेथ हो गई है और दूसरी जो है वो बड़ी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा नहीं बुजुर्गो, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, उसको हॉस्पिटल वालों ने फारिग कर दिया है, वो घर पर है और बिस्तर पर लेटी हुई है और पंखा उनके कमरे में नहीं चलता क्योंकि बिल आ जाएगा तो वो पैसे कहाँ से भरेंगे। गर्मी में ज़ख्म ख़राब हो रहा है, ये सिस्टम है, दवाइयाँ खाई कोई नहीं है और रोटी घर में पकती कोई नहीं है। आपके पास मुलाजिम थी, आप साहिब इस्तात हैं,
रेस्टोरेंट से जो खाना बचता है ना अली, वो ये या तो वेस्ट करते हैं, तमाम की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस रेस्टोरेंट की नहीं, या तो बास्केट में जाता है या रीफिल होकर दोबारा प्लेटों में सज के ऊपर धनिया शनिया चीज़ें डालते हैं, मैरिनेशन करते हैं और दोबारा पेश कर देते हैं। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। मैंने कहा बुजुर्गो, आपके इस रेस्टोरेंट में कितने लोगों की कैपेसिटी है एट अ टाइम? मैंने कहा फिर खाना बचता तो होगा। कहते हैं हाँ बचता है ना। मैंने कहा फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके बचे हुए खाने से 7 बच्चे पल जाएं तो कोई बुराई है? कहते नहीं। मैंने कहा नेकी है या गुनाह है? कहते नेकी है। मैंने कहा फिर करें ना बिस्मिल्लाह। फिर मैंने उनको बैठ की सारी बात बताई कि मरियम की ये कंडीशन है, आपको जाना चाहिए उसके घर, नंबर्स इनके एक्सचेंज करवाए और ऑन द रिकॉर्ड वो जुमला जो फैसलाबाद में आजकल बड़ा घूम रहा है कि तहमीना शेख ने ये कहा कि क़यामत के दिन आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा, वो क्या है? तो मैं उसकी हकीकत आपकी पॉडकास्ट में अगर आप अलाउ करें तो मैं बता दूं उसकी डिटेल्स। उसकी डिटेल्स ये है कि बुजुर्गों ने कहा कि मैं हॉस्पिटल गया था एक दफ़ा जिस दिन ये मसला बना था, जब ये बच्ची इमरजेंसी में थी, बेहोश थी, इसको होश नहीं थी। फिर उसके बाद मैं नहीं गया। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते बस पता तो ले आया था। फिर मैंने मैनेजर की ड्यूटी लगाई थी। अब्बासी नाम का कोई मैनेजर है वहाँ पर जो काम करता है। मैंने कहा मैनेजर साहब आप भी आ जाए, मेहरबानी करें, बात कर लें हमसे। अब्बासी साहब कहते हैं जी हम उनकी मदद कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इश्तिहार लगवाएं। मैंने कहा ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप शो ऑफ नहीं करना चाहते, वेल डन, अल्लाह मुझे भी इतना नेक बनाए। लेकिन बच्ची और फैमिली तो कहती है हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर मालिक कहते हैं कि मैंने ड्यूटी लगाई है, वो कहते हैं हमें मिला नहीं, तो गया किधर रास्ते से? ये बात। दूसरी बात ये है कि मैंने बुजुर्गों से ये कहा कि ये घर का एड्रेस है, ये नंबर है, आप जाएं। मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप किसी का दुख देखो, मसला देखो और आपके इख्तियार में है तो आप ज़रूर हल करो, और अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो आवाज़ तो बनो ना। हम एज एन एंकर सहाफ़ी सिर्फ आवाज़ ही बन सकते हैं ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम नोटिस ले लें, हम ये कर लें, हम रियासत में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बच्ची को देख के, और उनको मैंने ये कहा कि आप मेरे से ऑन द रिकॉर्ड, प्रोग्राम चल रहा है अंकल, वादा करते हैं कि आप उसके घर भी जाएंगे, ख्याल भी रखेंगे। कहते हैं मैं तुमसे ज़बान कर रहा हूँ कि मैं उसके घर भी जाऊँगा, उसका सारा सिस्टम भी देखूँगा, और मसला ही कोई नहीं है, मेरे लिए तो आटे में नमक बराबर चीज़ है, मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा आप भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह की बंदी, कोई भी ठेकेदार नहीं है। जो भी मैंने बात की कि हमने को ठेका तो नहीं किया कि हम गाड़ियों में ही फिरेंगे, हम खूबसूरत बन के टीवी के आगे ही बैठेंगे, ठेका नहीं था। न जाने किसकी दुआ, कौन सा अमल, क्या चीज़ के अल्लाह ने एक शनाख्त दे दी, काम करना आ गया, बोलना आ गया। तो आपको भी अल्लाह ने बड़ा कुछ अता फरमाया। अंकल मेहरबानी करें उनके घर जाएं। कहते, मैंने कहा अगर आप ना गए तो, मुझे तो आप कह रहे हैं ना कि मैं जाऊंगा, नहीं जाते आप फिर क्या होगा? फिर मैं फैसलाबाद दोबारा आ जाऊंगी, 2 घंटे की ड्राइव है मेरी लाहौर से। कहते तुम जुग जुग आओ, बार बार आओ, और अगर मैं ना दूंगा तो फिर कयामत के दिन मेरा गिरेबान और तुम लोगों का हाथ। तो मुझे बहुत तसल्ली हुई सुनकर के चलो कम से कम मैंने अपना काम कर दिया है, और फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करके आ गई। ये सिलसिला है वो। अच्छा, जब आप पूरी स्टोरी बता रही थी ना, तो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी। मरियम जो है उसके भाई भी तो हैं जो शादीशुदा हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करते फैमिली को। मरियम को क्यों ज़रूरत पड़ती है? मरियम की जो शादीशुदा बहन भाइयों की मैंने बात की है ना, वो बहनें शादीशुदा हैं, भाई अभी बहुत छोटे हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, वो भी कमाने वाले बच्चे नहीं हैं, और बाप बीमार है, और माँ का जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता चुकी। यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि हम जब हुआ करते थे ना मैट्रिक में, मैं मतलब आपको अपनी बात बता देती हूँ, जब मैट्रिक पास किया ना तो फेयरवेल और ये वो कुछ होता है कि जी अब बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, तो उस टाइम यूनिफॉर्म के ऊपर ऑटोग्राफ, नाम, इंक्स, कलर्स ये लगा दिया करते थे। मैंने तो इस तरह से मैट्रिक जब छोड़ा स्कूल को, तो उस टाइम इस तरह से हमने एंजॉय किया। अब के बच्चों का मुझे नहीं पता। मुझे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही थी कि मरियम तोतली ज़ुबान के साथ, मासूमियत थी बच्ची की, होंठ लटका के, छोटे बच्चे नहीं बात करते कि मैंने चीज़ लेनी, इस तरह लगी हुई थी। कहती आपको मैं अपना यूनिफॉर्म दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ। वो मैंने आपको बताया कि उठ के जाने लगी थी। फिर उसने अपनी बहन से जब यूनिफॉर्म मंगवाया, यकीन कीजिए कौन सा यूनिफॉर्म मंगवाया उसने, जो वेटर्स पहनते हैं, उससे वो यूनिफॉर्म कह रही थी। कहती इसमें भी सुराख कर दिए। एक्चुअली वो गोली जो पेट में मारी थी उसके सुराख थे ना। कहती ये भी ख़राब कर दिया, मैंने दोबारा पहनना था। आप मासूमियत की इंतहा देखें कि हीरे किस किस गलियों के कोने पे पड़े। मैं कहती हूँ हीरा है ये बच्ची, मैं नहीं कहती ये मरियम है। मैंने तो वहाँ मैंने कहा तुम हीरा हो, तुमने खड़े होना है वापस पाँव पे, फिर तुमने मुझे लाहौर मिलने भी आना है। कहती मैं ज़रूर आऊँगी, आप मेरा इलाज करवा दें। तो आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, मैंने भी कोशिश की है, अल्लाह खैर करे।
कितनी अफसोस की बात है कि एक आवारा लड़के ने किस तरह से 2 फैमिलीज पर बात कर दी। उसकी अपनी ज़िंदगी तो तबाह हुई, लेकिन 2 फैमिलीज पर बात कर दी। तो फैमिलीज़ भी बर्बाद कर दी हैं, माशरे पर कितना नेगेटिव असरात ऐसी हरकतों के आते हैं। और फिर उसके वालिदैन को जाकर जब मरियम की वालिदा ने कहा कि देख आके मेरी बच्ची की हालत, माँ थी चीखेगी तकलीफ के आलम में, मेरी बच्ची मार छड़ी है तुसी, ओ ते अल्लाह ने उन्होंने बचा लिया। आगे से माँ क्या कहती है, ओ चल बाहर निकल, मेरे मुंडे ते इल्ज़ाम लाया। जैसी कोको वैसे बच्चे, सुना है ना जुमला पंजाबी का, ये वही कौम है। माँ ने आगे से ये नहीं कहा कि गलत है या अल्लाह, बेटियां सबकी बराबर होती। मैं कहती दुश्मन की बेटी आ जाए ना सामने, उसके भी सर पे प्यार दें, उसको भी मुखलसी से मिलें, उसके साथ ये मत करें कि इसका बाप दुश्मन था तो ये भी दुश्मन है। नहीं, बेटियों के साथ ऐसे नहीं करते। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, चल बाहर चल, इल्ज़ाम ना लाओ। तो ये सूरत हाल है। खुद भी ये कुछ किया होगा जवानी में, आगे बच्चे ये कुछ कर रहे हैं, आप उसको बजाय मना करने के, रोक रहे हैं कि आप उसको शह दे रही हैं। ऐसी औलाद होती है, मेरी बात याद रखिएगा, ऐसी औलाद होती है जो हम खबरें सुनते हैं ना कि माँ मर गई थी, कमरे में कीड़े पड़ गए थे, बंदा मर गया था कमरे में, किसी ने पूछा ही नहीं, 3 दिन बूढ़े को उल्टा पड़ा हुआ था। ऐसी औलाद होती है। जब ऐसी औलाद के ज़िम्मे आते हैं ना ऐसे वालिदैन, तो फिर उनका एंड ये होता है। ये कभी नहीं सोचते कि आज हम किसी पे जुल्म करा रहे हैं, कल हमने नहीं इसका शिकार बनना। ऐसा होता है, आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो, पहले आप उसमें खुद गिरते हो, अगला बाद में गिरता है या ना गिरे, ये बात की बातें हैं। अच्छा, एक और वीडियो रिसेंटली मैंने देखी सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट पर भी देखी मैंने। एक माँ है, धारे मार के रोड गया है, सियालकोट का वाकया है। एक बेटा एक बेटी, ईंटें मार के सर पर कब्रिस्तान में फेंक दिया, दोनों मर गए हैं। कातिल कौन है, कत्ल की वजह क्या है? सियालकोट में ये वक़ुआ पेश आया है, और ये वाकया जिस जगह पर पेश आया है उसको पुलिस स्टेशन लगता है थाना सदर सियालकोट। यहाँ पर एक बड़ा नामवर, बहुत अच्छा, बड़ा तगड़ा डेरेदार है। अब डेरेदार जो होते हैं ना, जैसे ही जहन में डेरा आता है तो जहन में ये भी बात आती है क्लैशनकोफ भी होगी, लंबी चौड़ी ज़मीनें भी होंगी, जानवर भी होंगे, मुलाजिम भी होंगे, और रखे होंगे लोग, दबाने शबाने वाले भी इन्होंने बड़े रखे होते हैं। अपने डेरे की जगह के एक कोने पर एक छोटा सा क्वार्टर है, वहाँ पर उसने वो मुलाजिम रखे हैं जो इसके डेरे पर सफाई शफाई और काम शाम करते हैं, यानी पूरी फैमिली। डेरेदार का बेटा है फारूक डेरेदार के नाम से। फारूक जो है वो इस गांव में ओबाश जाना जाता है, लेकिन डर के कोई मुंह पे नहीं कहता, क्योंकि डेरेदार का बेटा भाई कौन भुगतेगा। SHO तो मुंशी होता है इनका, बकौल डेरेदारों के। अब होता इस तरह से है कि जो इनके मुलाजिम हैं, उसका जो घर का सरबराह है उसका नाम है काशिफ। काशिफ की बीवी और बच्चे इसके डेरे के कोने पर क्वार्टर में रहते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को उधर सो जाते हैं। जैसे ही काशिफ जाता है बाहर, डेरेदार का बेटा है फारूक पीछे से आ जाता है, और अक्सर औकात इनकी इस तरह बातचीत हो जाती है काशिफ की बीवी के साथ, मुलाजमा के साथ, राइट। इतनी ज़्यादा बातचीत हो जाती है कि आपस में दोस्तियाँ, प्यार, मोहब्बत और आशिकी मिशुकी खेलना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कौन सी आशिकी होती है 2-2 4-4 बच्चों के बाद। खैर, ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। काशिफ ने निकलना बाहर, पीछे से गंदगी घोली जानी उसी जगह पर, और फजूलियात होनी। एक दिन क्या होता है, इसके 2 बच्चे हैं काशिफ के। हुआ कुछ इस तरह से कि काशिफ निकला काम पर रूटीन के मुताबिक, डेरेदार का बेटा आया पीछे से मुलाजमा के पास, और गंदगी ये घोल रहे थे कि बच्चे बाइट से खेलते खेलते सीधा अंदर आ गए। बच्चों ने अपनी माँ को देख लिया कि ये किस हालत में है। वारिस तो छोटा था बहुत, वो तो वहीं पर बैठा था, बोल भी नहीं सकता, 2.5-3 साल का बच्चा है। जो बेटी है वो जरा थोड़ी सी शार्प बच्ची है, एक्टिव है, 6 साल की है एग्जैक्टली। उसने अपनी माँ को देख लिया। अब माँ हड़बड़ा गई कि ये तो बता देगी अपने बाप को, और ये तो बड़ी चलाको मासी है। माँ उसको कहती चलाको मासी बच्ची मेरी। माँ कहती है रुको 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 रुको, यहीं पे रुको, कहाँ जा रही हो, बाहर भाग रही हो, चीखे मारने लगेगी, ये क्या हो रहा है। बच्ची को रोका, बिठाया, 100 रुपया दिया, उसको कहा कि ये तुम्हारी पैसे हैं, चीज़ी ले लेना इसकी, अभी हम बाहर घूमने भी जाएंगे, और ये वाली बात ना आपने पापा को नहीं बतानी। बच्ची कहती क्यों, मैं तो बताऊंगी। अब माँ कहती है ये जिस घर में बेटा हम रहते हैं ना, ये फारूक अंकल का है, वो बंदा जो उसके साथ हरामकारी कर रहा था। अगर आपने ये बात पापा को बता दी ना तो फारूक अंकल हमें घर से निकाल देंगे, फिर हमें गली में सोना पड़ेगा, तो आपने नहीं बतानी। बच्ची को देखें किस तरफ लगा रही है, अपनी करतूत छुपाने के लिए बच्ची को भी तबाह कर दिया। मुझे ऐसी माएँ जहर लगती हैं जो खुद तो गंद घोलती हैं, आगे से बच्चियों को भी तबाह कर देती हैं।
बच्ची जो है फिलहाल 100 रुपया पकड़ के 100 रुपये के नोट को देखी जा रही कि पैसे बहुत ज्यादा मिल गए। माँ कहती तुम चीजी लेके आओ, फिर बाहर चलते हैं कपड़े लेने के लिए। चले गई। पीछे से कहती है फारूक इसने बता देना है, ये मेरी बेटी है, मुझे पता है किस नेचर की है, इसने कोई नहीं बात छुपानी, इसके पेट में कोई बात नहीं टिकती, तो तुम कोई हल निकालो। कहता है मैं क्या हल निकालूं, अब उसने तो देख लिया। कहती तुम जाके कब्रिस्तान है ना वो वाला हमारा, कहता हाँ उधर जाके खड़े हो जो मैं आती हूँ। कहते चलो ठीक है, पक्की यारी थी, उसने सवाल ही नहीं किया क्यों मुझे भेज रही हो भाई तुम। वो चला गया कब्रिस्तान के पास, जाके खड़ा हो गया। बच्ची चीज लेकर आई, माँ ने वारिस को लिया गोदी में और इस बच्ची की पकड़ी उंगली। अब ये जा रहे हैं, टाइम क्या है 7 बजे का, एग्जैक्टली 7 बजे का, जो CCTV फुटेज और जिसके जरिए से ये पूरा केस जो है क्लियर हुआ है। माँ की उंगली पकड़ के ये बच्ची कब्रिस्तान की तरफ जा रही है कि CCTV फुटेज में क्लियरली तौर पर देखा जा सकता है विद टाइमिंग्स। वहां पर जाकर इस औरत ने कब्रिस्तान के अंदर, बच्चे पूछ रहे हैं, बच्ची पूछ रही है कि मामा आप तो कह रही थी हम बाजार जा रहे हैं चीजी लेने, कपड़े लेने, तो आप कब्रिस्तान आ गई हैं। कहती है अच्छा जाते हैं। प्यार से सहलाकर ममता के साथ उंगली पकड़ के कब्रिस्तान के अंदर ले गई है। जहां पे जाके देखा है जरा वीराना आ गया, वहां पे वहीं से ईंट उठाई है और उठा के बच्ची के सर में दे मारी है। बच्ची माँ को देख रही है, मेरी माँ है कि कौन है, ये तो मेरी माँ है। बच्चे को भी मार दिए। दोनों बच्चों के सर में इतनी ईंटें मारी, वो तो बेचारे पहली ईंट भी ना सहे होंगे। बड़ा जवान आदमी जो हो उसके सर में ईंट मारो बौखला जाता है, उसको नजर ही नहीं आता। ईंटें मार मार के जब देखा कि अब जो है ना हिलना छोड़ गए, तड़फ नहीं रहे, इसका मतलब है कि मर गए, वहीं पे फेंका दोनों को और आ गए। ये है वकूआ। और फिर आके धाड़े मारने शुरू कर दिए कि मेरे बच्चे। वो ड्रामागिरी आपने देखी है वीडियो में, जो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है हमारी। अब यहां पर ये सुनिए कि सुबह के टाइम जब गोरकन आता है, एक बंदा ऐसा होता है कब्रिस्तान में, इंतजामिया का गोरकन जिसे हम कहते हैं, कब्रेक होता है, वो अंदर ही रहते हैं कब्रिस्तान के, मेजॉरिटी कब्रिस्तान में। वो सुबह सुबह उठता है, कब्रों को पानी लगाने के लिए, देखता है कि यहाँ पे तो 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। 15 पर कॉल कर देता है। सदर पुलिस स्टेशन सियालकोट की नफरी मौके पर पहुंचती है, वकूआ देखती है और फिर खड़े होकर देखती है आसपास कैमरा कौन सा लगा है। पुलिस की, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ ना 4 आंखें, अब मैं कहती हूँ 4 नहीं है 5 हो गई हैं। वकूआ देखा, बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और फिर इस वकूए को ट्रेस करना शुरू किया। जो माँ जो बाप किस्सा मुख्तसर एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्टिंग करता है ना किसी भी कत्ल पे, समझ लें वही मुल्ज़िम है। ये पुलिस तो कहती है, उसके अंदर तो चल रहा होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में मैंने भी ऐसा ही देखा कि जो बहुत ज्यादा रो रहा है, ड्रामागिरी कर रहा है, बेहोश होकर गिर रहा है, असल में मुल्ज़िम वही होता है। उसी ने गेम डाली होती है, अपने आप को छुपाना होता है। अब ये रोई जाती है, बैन डाली जाती है, मेरे बच्चे, हाय हाय किया इसने अपने हाथ से है। ये लिखवाया गया था और पुलिस को बेवकूफ़ इस तरह से बनाया गया था, वकूआ ऐसे बताया गया था कि एक छल्ली वाला आया है गली में 5 बजे, रेडी वाला। मुझे मेरी बच्ची कहती है मामा मैंने छल्ली खानी है। मैं इनका बेटा पैसे नहीं है, नहीं मैंने छल्ली खानी है। मैंने उसको दिए 50 रुपये, वो गली में गई छल्ली लेने और छल्ली लेके वो वापस नहीं आई, तो मेरी बच्ची अगवा हो गई है, किधर है किधर नहीं। ये पुलिस को बताया। बेटा भी पीछे पीछे उसके चला गया था, बोल तो नहीं सकता था, लेकिन दोनों बच्चे वापस ही नहीं आई जी। सारी रात गुजर गई, मैं ढूंढ रही हूँ, मस्जिदों में ऐलान कराया मैं मर जाऊंगी अपने बच्चों के बगैर, मेरी सांस बंद हो गई, हाय हाय हाय। और शोहर को भी यही बताया, काशिफ को। जाहिर है काशिफ से ही तो छुपाना था कि मैं गंदगी घोल रही थी, इसीलिए तो बच्चों को कत्ल किया था। अब जब एक वीडियो जो हम देखते हैं कि माँ रो रही है, सेम इसी केस की दूसरी जो तस्वीर है वो ये है कि यही माँ कातिला है। पुलिस ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए CCTV फुटेज निकाली, पूछा, और माँ को पहले जाके पुलिस पूछ रही है, अच्छा 5 बजे बच्ची छल्ली लेने गई थी तो वापस कब आई? वापस तो आई नहीं, एही ते तानू दसनी पईयां वापस नहीं आई मेरी बच्ची, तुसी क्यों मेरे जख्मां ते नमक छिड़कन आ जांदे हो साडे घर। डायलॉग बाजी जरा चेक करें। पुलिस कहती है नहीं असी नमक छिड़कन नहीं आए, असी तुहाडे दुख च बराबर दे शरीक हाँ, सानू मालूमात दवोगे ते असी मुलजिम फड़ांगे। साडे कोल एक CCTV फुटेज है, ओदे च तुसी पूरे 6:30 ते उत्थों लंघदे पे हो कब्रिस्तान दे कोलों, जैसे ही कब्रिस्तान का नाम लिया बीबी के आंसू भी बंद हो गए, बहन भी बंद हो गए, बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड हो गई, सीरियस होकर बैठ गई। कहती हाँ आपको पता लग गया, ड्रामागिरी बंद हो गई। पुलिस ने कहा चलो आ जाओ अब थाने, मुकम्मल तफ्तीश करते हैं। लेडी कांस्टेबल साथ थी, खातून को लिया और ले आए थाने। फिर पूछा
फिर जाके ये जो सारी बात मैंने आपको हरामकारी, डेरेदारी और सब कुछ बताया है, ये उसने पुलिस को तफ्तीश के दौरान बताई, जिसका खुलासा मैंने आपको सुनाया। मुझे बताइए किस रिश्ते पर एतबार किया जा सकता है? अब एक कॉन्सेप्ट, अगर कुछ नेगेटिव लोग इस क्लिप को पकड़ेंगे और उस पर कह देंगे जी तमीना को तो रिश्तों पर एतबार ही नहीं है। आप मुझे बताएं, माँ से ज्यादा करीब कोई रिश्ता होता है? बाप का भी नहीं होता, जिस्म से पैदा करती है ना। और अल्लाह ने उसके अंदर ममता मोहब्बत अंधी डाली है। इस माँ ने क्या किया? अब इसको माँ कहेंगे? बच्चे को तकलीफ हो ना, दर्द माँ को होती है। दर्द माँ को होती है। माँ कहती मैं भूखी मर जाऊंगी, मैं बच्चे का पेट भर दूंगी, मांग के इसको दे दूंगी, इसको भूखा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, इस कत्ल में जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसके अंदर जो डेरेदार फरूक है, उसका कोई आया सामने चीज? ये सारी प्लानिंग माँ की है। माँ ने ही तो कहा था फारूको कि तुम जाके कब्रिस्तान खड़े हो जो मैं आती हूँ। एक सेकंड में उसने प्लान बना लिया था। असल बात ये थी कि ये खुद गर्ज औरत, ये डाइन नुमा माँ नुमा डाइन, दोनों वर्ड्स उल्टा सीधा कर लेते। क्यों? इसने क्यों ऐसा किया? वो था डेरेदार, फिर उससे गपशप भी हो गई थी, शौहर था गरीब, बच्चे भी पैदा कर लिए हुए थे। अब बच्चों को अगर वो रहने देती तो फिर वो आशिक के साथ भागती कैसे? डेरेदार के पास तो पैसे थे, खुले डोले ऐशी होनी थी। शौहर के होते हुए डेरेदार के साथ अयाशी कैसे करते? फिर उसने ये सारे का सारा काम किया कि अब बच्चे भी दुनिया पे नहीं रहे, अयाशी करूंगी डेरेदार के घर। मैं किधर मुलाजिम के साथ फंस गई हूँ, सारी जिंदगी इसके साथ कौन जलील होगा? असल बात लालच और पैसे की है सारी की सारी। जब आपके अंदर लालच आ जाता है ना, तो पहला एलिमेंट ये नहीं होता, बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये जरा चालाकी लगाएगा, लालच आएगी, पैसे लेगा तो जिंदगी सौखी हो जाएगी। नहीं, वो पहला एलिमेंट होता है आपकी तबाही का, लालच और हसद में। तो इस औरत को लालच और हसद आया था, इसके लालच और हसद ने इसके बच्चे खा लिए, इसकी जिंदगी तबाह कर दी और साथ साथ डेरेदार की भी तबाह कर दी। और तरस आता है मुझे इसके शौहर पर, उसकी तो तबाह हुई ना। ये जो डाइन नुमा माँ जो आप कह रही है ना, इबरत का निशान बनाना चाहिए, दुनिया देखे। आपने कहा तो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी चाहती हूं कि ऐसा ही हो। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम सूरत हाल को और एक्सपीरियंस को और माजी को सामने रखें, तो मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पर मुद्दई कौन है? बच्चों का बाप। कौन? एक मुलाजिम। किसका? डेरेदार का। राइट? डेरेदार का मुलाजिम डेरेदार के बेटे को अंदर करा तो बैठा है, सरवाइव कर पाएगा, फेस कर पाएगा या नहीं? आप बता दें। नहीं। वो जब अंदर से मुलजिम को देखता होगा कि मालिक का बेटा है, ये लोग तो माल को करते हैं, हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये लोग तो शहरी कॉन्सेप्ट और है, गांव का कॉन्सेप्ट और है। अब मुझे बताएं कि मालिक हो हवालात के अंदर और बाहर हो वो मुलाजिम जिसके पास रहने को जगह नहीं, वो डेरेदार ने दी है, खाने को रोटी नहीं, वो डेरेदार ने दी है। वो कैसे डेरेदार को फेस करेगा, कर पाएगा? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। अभी तक तो ठीक है, कानूनी काम हो रहा है। मैं और आप आपके इस पॉडकास्ट में ऑन द रिकॉर्ड डेट के साथ ये बात करते हैं, 6 महीने बाद इस केस को देखेंगे किधर होगा। मैं आपको बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, किधर होगा ये सुलहनामे पे होगा, ये माफ़ी पे होगा, या फिर इसमें, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी इस बात से आप लोगों की दिल आज़ारी हो, लेकिन मैं बात करती हूँ खरी और खोटी, क्लियर। पैसे लेके खामोश हो जाएंगे, भूखे को ना रोटी चाहिए होती है। और जो माँ है वो भी बाहर आ जाएगी। औरत के साथ तो वैसे ही बड़ी नरमी बरता है ना कानून, और इसीलिए तो औरतों को आगे करते हैं चर्च बेचने में, मंशियात बेचने में, कत्ल व गारत कराने में। इसलिए तो औरतों को आगे करते हैं कि औरत को जरा थोड़ा सा नरमी के साथ ट्रीट किया जाता है। आप देखें, बंदे को हाथ टेढ़ी लगती है, औरत को नहीं लगती। इसलिए औरत की तो आप बात ही ना करें, उसने तो आना ही आना है कुछ अरसे के बाद बाहर। जो सूरत हाल और जो माजी सिखाता है, मैं दावे नहीं कर रही, जो मैं माजी देख कर कह रही हूँ, और बहुत से केसेस में जानती हूँ ऐसे जिसमें औरतें बाहर आ गई ये हरकतें करके, और इसमें अल्लाह करे ये ना आए, मेरी तो दुआ है, लेकिन माजी ऐसा कहता नहीं है। 2 दिन पहले का एक वाकया है, मुल्तान के अंदर एक माँ और उसके 3 बच्चे, उनका गला काट दिया गया। वजह समझ नहीं आ रही किस वजह से ये हुआ। शुजाबाद है मुल्तान का इलाका जहां पर ये वकुआ पेश आया है। नॉर्मली हमारे घरों में बच्चियां जवान होती हैं, पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं। कुछ घरों में बेटियां ये कह देती हैं कि मुझे वो लड़का पसंद है, मैंने उधर करनी है, पेरेंट्स कर देते हैं। कुछ में वो कहती भी हैं तो माँ बाप कहते नहीं ये लड़का ठीक नहीं है, बच्चे क्या नहीं करनी, नहीं होती। चौथी कैटेगरी वो है जिसमें घर से जाके बाहर कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। दीन और दुनिया दोनों में पसंद की शादी अलाउ है, फिरौनियत में नहीं है।
फिरौन सिस्टम अगर देख लें उसमें फिर बाप अगर फिरौन है वो कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, और फिर भाई भी कहेगा, और बहुत से कत्लो गारत हो चुके माजी में। सबसे छोटी बच्ची जो इन कत्लों में ज़िबा हुई उसकी उम्र कितनी है? 6 माह। 3 बच्चे मर्डर हो गए, 2 भाई और एक उनकी बहन, यानी 3 बच्चे, उनकी माँ, 4 लोग कत्ल हो गए। माँ का सुन लीजिए, इनका नाम है इरशाद और इनकी उम्र है 36, या 6 माह ऊपर होगी 6 माह नीचे होगी। ठीक हो गया। कसूर क्या था इरशाद का, मैं आपको बताती हूँ। कसूर ये था कि ये अपने शौहर से लड़के अपने मायके आ गई थी, अपने पेरेंट्स के पास, और यहाँ अभी वो महीनों सालों नहीं रही, चंद दिन रही थी। खबर के मुताबिक चंद दिन बाप के घर रही। चाहती तो ये थी कि इस शौहर से सुलह हो जाए और मैं वापस अपने घर में जाके रहूं। अच्छा, सुना है कि सुलह हो भी गई थी। बाप जो है ना इनका, जिसने ज़िबा किया है इन बच्चों को, वो ये चाहता था कि मेरी बेटी की मेरे दामाद के साथ सुलह ना हो और ये यहीं पर मेरे पास ही रहे, ये वापस ना जाए। बेटी चाहती थी कि मेरी सुलह हो जाए मेरे शौहर से, मैं अपने घर चले जाऊं। मेरे ख्याल से बेटी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उसकी सुलह होनी चाहिए और अपने घर जाना चाहिए, वही उसका घर है, मैरिड है। बाप चाहता था कि ना हो। मसला सिर्फ इतना सा था। अब वो क्यों चाहता था ना हो? मे भी पैसों का मुफाद हो सकता है कोई ज़मीन का मुफाद हो सकता है उसको दामाद ही ना पसंद हो, ये भी हो सकता है कि लड़की ने पसंद की शादी की हो। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जाहिर है जब आपके सामने खबर आती है तो वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे होती है, फिर उसकी तफ्तीश होते हुए टाइम लग जाता है। अब तफ्तीश के बाद पता लगेगा कि बाप को मसला क्या था जो बेटी को आबाद नहीं होने देता था। बेटी बहुत ज़्यादा जिद करती थी कि मैंने अपने शौहर के घर जाना, मेरी सुलह करवाएंगे, हो रही है। बाप ने क्या रिएक्शन दिया है? 3 बच्चों को और अपनी बेटी को, चारों को कमरे में ले गया है। कमरे में ले जाके कमरे की लगाई कुंडी, और कुंडी लगाने के बाद उनके गले पर छुरी के साथ वार किए, ज़िबा कर करके फेंकी है। मुझे बताएं, अभी हमने 2 मिनट पहले माँ का किरदार डिस्कस किया कि माएँ ऐसी होती हैं, अब मुझे बताएं बाप ऐसे होते हैं? क्या कसूर था 6 माह की बच्ची का, जिसका गला आपने काट के ज़िबा कर दिया उसको? आप बाप नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप नाना नहीं हैं, आप हैं फिरौन। आप पता नहीं आज के दौर में कहाँ से पैदा हो गए। आप फिरौन है जिसको तरस नहीं आया बच्ची पे। 6 माह की बच्ची क्या होती है मुझे बताएं? आवाज़ भी नहीं निकलती उसकी, इतनी छोटी होती है वो। उसको बताना नहीं आता अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी, वो रोने लग जाती है भूख जब लगती। इतने मासूम बच्चे का ज़िबा कर दिया आपने। मतलब आपके अंदर कौन सा जिन, कौन सा भूत भरा हुआ है जो आपको नजर ही कुछ नहीं आया कि मैं बच्चों को ज़िबा कर रहा हूँ। देखें, अगर फ़र्ज़ के तौर पे मैं ये कहूँ कि बेटी नाफरमान थी, बेटी को मसाइल थे, बच्चे ठीक नहीं थे, नहीं जाना चाहिए, बरादरी के मसाइल, दुश्मनियाँ, फिर भी कत्ल आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी को ज़िबा कर दें। या आपको इख्तियार ही नहीं दिया ना दीन ने ना दुनिया ने, तो आपने कैसे ये काम कर दिया? आपको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसे आपको सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए कि आइंदा से कोई भी बाप कोई भी गलत काम अपनी बेटी, नवासे या पोते किसी के साथ भी करते हुए 100 दफ़ा सोचे कि मैंने ये काम नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है? फिर से मैं ये कहूँगी आपको, अभी ये 0 पे है केस, अभी इसको इन्वेस्टिगेट होते, तफ्तीश होनी है, फोरेंसिक, पोस्टमार्टम, जाए वकूआ के शवाहिद, ये सब मैच करते हुए कोई कम से कम आप महीना लगा लें, लग जाएगा। फोरेंसिक को टाइम लगता है। अगर तो इस केस में मुद्दई हुई इरशाद की वालिदा, बच्चों की नानी, तो ठीक 2 महीने बाद बंदा बाहर होगा, मैं ये भी बता दूं आपको। और अगर इसमें रियासत हुई और फिर सही तगड़ा केस बनाया हुआ, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि फांसी के फंदे को पहुंचेगा। अब देख लेते हैं आगे ये कहाँ को जाता है। अच्छा, समझ नहीं आती छोटे बच्चों पर हिम्मत कैसे हो जाती है, ये इतना दिल गुर्दा कहाँ से आता है? रिसेंट वाकया मैंने देखा, आपने वीडियो भी इस पर की, गुजरावाला के अंदर 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची पता नहीं किन हालात में भी होगी। मैं बता देती हूँ, ये गुजरावाला का वकूआ है। 2 साल की बच्ची है जिसके साथ ज्यादती की गई है। अब कैसे हुई है मैं ये भी बता देती हूँ आपको डिटेल के साथ। ये जो बच्ची है, 2 साल की बच्ची को ना भागना नहीं आता, ऐसी ये चल नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। अगर 2-3 कदम चलती है तो गिर जाएगी, फिर चलेगी, लड़खड़ाती है, अभी सीख रही होती है। बच्ची की वालदा ने घर के सारे कामकाज किए, खाना बनाना, हांडी, हर घर के अपना अपना सिस्टम होता है, वो सारे कामकाज करते कराते उसको बज गए 1:40। मैंने इस केस पर काम किया है तो मैं इसलिए आपको टाइमिंग्स बताती हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने कमरे में जाके आराम करने लग गई। नॉर्मली घरों में ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम औरतें काम शाम करके खाना शाना बना के कहती घंटा 1 सो जाते हैं। वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। ये 2 बहनें हैं, दोनों बहनें साथ वाले कमरे में बैठ के खेलने लग गई। अब ये जो बच्ची है
जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिनल नाम और शनाख्त वो तो जाहिर है हम नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फर्जी नाम के जरिए से बता देती हूँ। चले राबिया इसका नाम रखते हैं, 2 साल की बच्ची वली का। राबिया गोदी में बैठी हुई है अपनी बड़ी बहन ज़ैनब के, खेल कूद रही हैं, एक दूसरे के साथ क्लैपिंग कर रही हैं, मस्तियाँ कर रही हैं। एक शख्स बदकिस्मती से घर का दरवाज़ा खुला रह गया। एक आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, सीधा बच्चियों के कमरे में गया। कोई जान पहचान का था? मैंने भी यही सवाल किया था कि आदमी कैसे घर के अंदर घुस गया भाई? ऐसे नहीं होता, भेती घुसता है अंदर, जिसको पता होता है कि घर में कितने आदमी होंगे, कितने कमरे हैं, कौन क्या है। ये भी पुलिस ने तस्दीक नहीं की। तो पुलिस ने जब तस्दीक नहीं की तो यकीनन हम भी नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब ना हो जाए कि वो बंदा भेती था कौन था। ये भी पुलिस ने तस्दीक नहीं की। अब जनाब बच्चियों के कमरे में जब ये गया है तो छोटी बच्ची राबिया को यूं करके इसने उठाया और यूं फेंक दिया। बच्ची चीखने लगी, रोने लगी, और क्या करना था उसने। ज़ैनब को इसने डंडा दिखाया, इसके हाथ में डंडा था। उसको कहता है आवाज़ नहीं बाहर निकालनी, अगर तुम्हारी आवाज़ निकली ना डंडे से तुम्हारे सर पे मारूंगा, तुम्हारे सर के 2 पीस हो जाएंगे। बच्ची डर गई, बड़ी बड़ी आंखें, गैर आदमी घर के अंदर घुस गया, डंडा। बच्ची का सांस कहाँ से निकलना था, और फिर छोटी सी बच्ची है वो भी। फिर ये जो 2 साल वाली बच्ची है ना, इसको बेलिबास किया और फिर इसके साथ ज्यादती की इस दरिंदे ने, भेड़िए ने। बच्ची के मुंह पर जोर से हाथ रखा ताकि बच्ची की आवाज़ बाहर ना जाए, और साथ में एक हाथ में जो डंडा था उससे दूसरी बहन को डराता रहा कि आवाज़ नहीं निकालनी। इस गंदगी घोलते हुए जितना भी टाइम लगा सो लगा। उसके बाद इसने वापस अपने आप को नॉर्मल किया, डंडा पकड़ा, घर से बाहर चला गया। अब वो 2 साल की बच्ची के अंदर क्या होगा, कितने के सांस होंगे, कितनी जान होगी, कितनी हिम्मत और हौसला होगा, कितना सा दिल होगा उसका। वो बेसुध पड़ी हुई है, बुरे हालात हैं उसके, बेलिबास। माँ के पास ज़ैनब भागी भागी गई, मामा मामा आके देखो क्या हो गया उसको, देखो। माँ भी आई, देखा आके। अब जो आप यकीन करें, FIR पढ़ने के काबिल नहीं है कि मैं FIR पढ़ के सुना दूँ। अगर यहाँ पे जो FIR के लफ्ज़ है मेरे नहीं, FIR के लफ्ज़। अब जाहिर है कानून के मुताबिक जो वकूआ है वो तो पुलिस ने लिखना है, पुलिस का क्या कसूर है इसमें। वो लफ्ज़ मैं तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि बच्ची को जब माँ ने देखा तो बच्ची बेलिबास थी और न जाने बच्ची की बॉडी पर क्या कुछ लगा हुआ था। उस बच्ची को फटाफट माँ ने कवर किया, हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर्स को दिखाया। अब डॉक्टर्स जो हैं उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब डॉक्टर्स ने फर्स्ट टाइम बच्ची को एग्जामिन किया, डिटेल से मुआयना किया, तो डॉक्टर्स ने कहा ऐसा लगता है कि इस बच्ची को जंगल का कोई भेड़िया नोच रहा था। हमने ऐसा केस अब तक नहीं देखा। अल्लाह इस बच्ची को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक और हीरा हमारे माशरे का किसी दरिंदे की भीड़ चढ़ गया। पुलिस ने अब क्लैरिफाई करना है कि इस बच्ची के साथ किसने ये किया, क्या कुछ हुआ, लंबा किस्सा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, जहनी सलाहियत ख़त्म हो गई है। वो बच्ची जिसने बैठ के अपनी बहन को देखा है कि इसके साथ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या ज़िंदगी है उसकी, क्या जहन है उसका, क्या तरबियत होगी, क्या पढ़ेगी वो। खैर, यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी आपकी पॉडकास्ट में, हमारे माशरे के उस तबके को जो कमेंट सेक्शन में बैठ के कहते हैं जब लड़कियाँ मटक मटक के सोशल मीडिया पर आती हैं तो ज़्यादती तो होगी। कि 2 साल की बच्ची के साथ कितना का मटक लिया था उसने। फिर एक तबका हमारे माशरे का ऐसा है जो ये कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकलेगी तो ज़्यादती तो होगी, क्यों निकली, ये तो नहीं निकली। एक तबका हमारे माशरे का ऐसा है जो कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादतियाँ होती हैं, औरतें कत्ल होती हैं। ना ये सोशल मीडिया को यूज़ करें, ना ये कत्ल हो। वो सना यूसुफ जो है वो इसीलिए तो कत्ल हुई थी। यकीन करें मैंने बाकायदा कमेंट सेक्शन पढ़े तो मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस किस्म के लोग हैं। ये बच्ची क्या तस्वीरें लगाती थी सोशल मीडिया पे अपनी प्यारी प्यारी फिल्टर्स लगा के? नहीं लगाती थी ना। ये क्या कर रही थी? ये कमरे के अंदर बैठी हुई बहन की गोद में खेल रही थी। 2 साल की बच्ची, उसको पता ही कुछ नहीं है, माँ के अलावा उसको बोलने ही कुछ नहीं आता। उसके साथ आपने ये घर में घुस के काम कर दिया है। इस पर जो मेरी ज़ाती राय है, विद रिक्वेस्ट, हाँ, अपनी गवर्नमेंट से ख़ुसूसी तौर पर मोहतरम आला अदालतें, आपको चाहिए कि ज़्यादती वाले केस में वैसे तो हमारी आवाज़ और हमारी जो ऑप्शंस है और हमारी जो रिक्वेस्ट है, अगर एक आम शहरी की तरह से देखें तो हमें इतना हक तो है कि हम अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठा सकें। हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, दरख्वास्त ही कर सकते हैं, ज़्यादती वाले केस में सरेआम सज़ाएं करें, ये केस ख़त्म हो।
किसी को सरेआम चौक में लटकाएं तो पता लगे कि ज्यादती नहीं करनी किसी की माँ बहन बेटी के साथ, ये काम गलत है। हमारे यहाँ इसको साबित करते करते फोरेंसिक रिपोर्ट्स आते हुए, मेडिकल आते हुए, यकीन करें महीना डेढ़ हो जाता है। और जब महीना डेढ़ हो जाता है तो जो मुद्दई होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, केस पर बड़े असरात आते हैं इस चीज़ के। बहुत से लोग बीच में ठेकेदार आ जाते हैं, डीलें करवाने वाले, टेबल टॉक कराने वाले, पैसे देने वाले, लेने वाले, हिस्सा खाने वाले, इज्जतें उछालने वाले, इज्जतें दबाने वाले ठेकेदार, वो आ जाते हैं, जिससे केस डिस्टर्ब हो जाता है। सरेआम लटकाया हो, नमर्द कर दें, क्यों नहीं करते? अभी रिसेंटली किया है ना कसूर का वाकया, वो सीसीडी का बिल्कुल ठीक एक्शन था। लोग तनकीद करते हैं कि सीसीडी मुबैना तौर पे जो साथियों की फायरिंग से मारे जा रहे हैं, गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। यही अंजाम है इन बगैरतों का। ऐसे ही एग्री, मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक वर्ड इनके लिए यूज किया। कसूर में आदमी को लगी गोली, उसकी अपनी पिस्टल से लगी है, ओके डन लगी है, वेल डन लगी, अल्लाह करके ऐसी हर आदमी वो जो करता है ज्यादती, उस हर की पिस्टल से उसी को गोली लगे। ऐसा एक वाकया मुल्तान का भी हुआ था, जिसमें वो भी बंदा ऐसी जगह पे उसको गोली लगी थी कि उसको भी सही सुकून आ गया कि मैंने जो हरकत की है ना, मेरा इलाज यही होना चाहिए, जैसा कसूर भी हुआ। तो इसी को ही सरेआम कर दें, चले नाम मारें, सरेआम कर दें इस चीज़ को, खौफ आएगा लोगों को कि काम नहीं करना हमने। तो ज्यादती वाले में मुझे बहुत तकलीफ होती है कि क्यों ऐसे करते हैं छोटी बच्चियों के साथ। 2 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, जिसको शायद ये भी नहीं कहना आता होगा कि मुझे भूख लगी है। मतलब अगला इंसान सोच कैसे सकता है? सोच लेते हैं ये दरिंदे सोचते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और फिर जाके यही लोग बाहर बैठ के लोगों को मशवरे भी दे रहे होते हैं। आपको मैं बताऊं, इंज नहीं थी इंज कर ला, मैंने बहुत पता है तेरे को। अच्छा, ऐसे मुजरिमान इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया ना, तो ये अभी तो एक के साथ किया, हो सकता है माजी में भी किया हो, लेकिन ये रुकते नहीं है। चाइल्ड मोलेस्टर जो होता है ना, वो कभी बाज नहीं आता। ये वर्ड है आपने जो प्रॉपर यूज किया है। आपने देखा है कि इससे पहले तारीख में हम 100 में से वो काम जो 70% हो और वो काम जो 30% हो, तो हम ये कहते हैं कि नहीं हो रहा है, 70% की तादाद ज्यादा है। आपने कभी सुना था ऐसे किस्से, ऐसी वीडियोस के मियाँ बीवी को पकड़ के ज्यादती का निशाना बना देते हैं 3-3 4-4 लोग? भाई क्या कसूर है यार उनका? न्यूली मैरिड कपल था ये, चूंग की बात मैं कर रही हूँ, लाहौर की, और कारी साहब है वो माशाल्लाह से, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और दीदा दलेरी के साथ मैं कहती हूँ इन लोगों के आगे खड़े होके इनको मात देने की तौफीक अता फरमाए, पावर दे अल्लाह अपनी। कारी साहब की नई नई शादी हुई है, वो बाजू पकड़ के या हाथ पकड़ के बीवी का फसलों में खेतों के पास टहल रहे हैं, शाम को आके बातें शातें कर रहे हैं आपस में। 3 या शायद 4 लोग आए हैं, आके उन्होंने क्या किया है, दोनों के साथ ज्यादती कर दी। शौहर को बांधा है पास, बीवी के साथ ज्यादती कर दी है, तीनों चारों ने, पता नहीं 3 थे या शायद 4 थे। फिर वीडियो भी बनाई, फिर मार कुटाई भी की। हद नहीं हो गई? ये भी रिसेंट आप देखे ना, ईद से पहले का वाकया है, हाफजाबाद में भी यही हुआ। आपने सुना था ऐसा? मैंने तो नहीं वैसे सुना, जितने अरसे से मैं मतलब क्राइम बीट को देख रही हूँ और प्रोग्राम्स और ये मामला देख रही हूँ, मैंने ऐसे ज्यादती के सुनते आए हैं हम शुरू से। जिना बिल जबर हो गया, जिना बिल राजी हो गया, वो एक अलग बातें हैं। मियाँ बीवी के साथ बंदे को सामने बिठा लेते हैं, बीवी के साथ ये काम, मतलब ये मैंने पहले नहीं सुना। अभी ये काम भी हो रहा है। अब मुझे बताएं, 2 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई, हमने रिपोर्ट किया, डिस्कस किया। अब मियाँ बीवी को हम डिस्कस कर सकते हैं, हम नाम ले सकते हैं, हम तस्वीर ले सकते हैं। कम से कम मेरा ज़मीर तो इजाज़त नहीं देता, यकीनन आपका भी नहीं देता, कि जो रही सही उनकी इज्जत रह गई है वो हम उछाल दें। कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन करने वालों को कैफे किरदार तक तो पहुंचाएं। हाफजाबाद वाले पहुंच गए, इनमें से भी कोई 2-3 पहुंच गए, इंशाल्लाह बाकी भी पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, जब हम ये रिपोर्ट करते हैं स्टोरीज़, तो लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि अगर एक बंद कमरे के अंदर कोई वकवा होता है तो तहमीना शेख को कैसे पता चल जाता है? ऐसे, क्योंकि तहमीना शेख बाकियों की तरह खबर को देख के कॉपी पेस्ट नहीं करती। तहमीना शेख ने मुद्दई जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स कत्ल हो गया, उसका कोई तो पर्चा दर्ज होगा ना थाने में। अब वो थाना आईओ, जैसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तफ्तीशी उर्दू में कहते हैं, मैंने उससे भी मिलना है। मैंने पूछना है आपने जो तफ्तीश की थी क्या की थी, कैसे की थी, किस तरह की थी। एसएचओ से भी मैंने पूछना है, वकूआ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पूछने ये चला गया था। अब ये बातें आम बंदे को समझ नहीं आती, ज़ाहिर है जिसका काम होता है उसको करने का आइडिया होता है। फिर उसके बाद तफ्तीश में क्लैरिफाई होने के बाद पुलिस ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, जो हम देखते हैं, मैं भी, आप भी और लोग भी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बता रही होती है ना, हमने इस केस के 3 मुलजिम पकड़ लिए हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे था।
तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग महीने में, 6 महीने में या साल में एक मरतबा देखते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके अलावा खबर की डिटेल्स हम डायरेक्टली पुलिस से, तफ्तीशी से और जिनके साथ जुल्म होता है उस फैमिली से जाके पूछते हैं, इसलिए मुझे पता होता है, फिर मैं वो आप लोगों को बता रही होती हूँ। अभी एक पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वायरल हो गया है, हर बंदा उस पर बात कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, उन पे एक संगीन इल्ज़ाम लगा है। अभी साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगा है, पीसीबी ने उनको मुअत्तल कर दिया है। वो पूरा केस आपकी नज़र से गुजरा है? जी बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरा। हैदर अली एक आम शख्सियत नहीं है, हमारे स्टार हैं, नो डाउट हमारे स्टार हैं। 24 साल उम्र है, 24 साल उम्र है। छोटी सी उम्र में अल्लाह ने शोहरत भी दी, इज्जत भी दी, मकाम भी दिया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। हैदर अली पर कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस लग गए जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पीसीबी ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो हम इस हवाले से आप लोगों को बताएंगे कि पीसीबी ज़ाहिर है उनसे रिलेटेड इदारा है। मैं अगर ज़ाती राय आपको इस हवाले से दूं तो हैदर अली जिस जगह पर, जिस मकाम पर इस टाइम खड़े हैं, वहां पर कोई आम लड़का नहीं है। उसको हैदर अली की तरह ट्रीट करना है कि वो दुनिया में एक स्टार है, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में एक स्टार है। हो सकता है किसी ने कोई साजिश कर दी हो सकता है कोई हनी ट्रैप कर दिया हो सकता है कोई ऐसा फैन जो मरता हो इन पर और फिर ये ना माने हो तो उसने साजिश कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट, टेस्ट नहीं आते हम कोई तस्दीक की बात नहीं कर सकते। कोई भी लड़की उठ के किसी भी बंदे को ये कह दे, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, ये आईजी साहब के ऑर्डर्स हैं कि औरत के कहने पर फौरन से पर्चा काटो। अगर उसको मारपीट हुई है, कपड़े फाड़े, ज्यादती की, कुछ भी किया है, दस्ती पर्चा काटो। और पुलिस काटती है डर के, उनको पता है आईजी के पास पहुंच जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। कोई भी औरत, लड़की उठकर ये कह दे कि मेरे साथ साजिद ने, आबिद ने ज्यादती की है, पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, टेस्ट बाद में होंगे, रिपोर्टें बाद में आएंगी, दस्ती पर्चा कटेगा। पर्चा कट गया, लोकल रिपोर्टरों के हाथ आ गया, उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म छाप देनी है बगैर जाने, अपने से। वो फलाने ने फलाने के साथ ज्यादती कर दी थी, इस टाइम हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। जाके केस की तस्दीक कर लें, पुलिस कहेगी अभी तो इतना हमें नहीं पता जितना रिपोर्टर को पता है। फिर ये कहते हैं जी हमने अंदर की खबर निकाली, वो अंदर की खबर नहीं होती, वो झूठ होता है, वो येलो जर्नलिज्म होता है। अब हैदर अली के लिए मैं वंस अगेन ये कहूँगी कि जब हम रिपोर्ट्स देख लेंगे, इदारे रिपोर्ट्स इशू कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, तो हम बात करेंगे कि हाँ ये गिल्टी थे या ये गिल्टी नहीं थे। कोई साजिश है, हनी ट्रैप है, बदनाम करने का तरीका है, कोई फ़ैन है, कोई दुश्मनी है, कुछ भी हो सकता है। अभी महज इल्ज़ाम है, इसको साबित कर लें फिर आगे चलते हैं। आज के पॉडकास्ट में आपने मरियम की स्टोरी सुनी। मरियम आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप में से कोई भी मरियम की मदद करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और उसकी मदद करें।